हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि यह मंडे टू सैटरडे चलता है और इसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं और 50 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन आपके सामने किया जाता है। और इस सीरीज में जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट हुए हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इससे लाभ मिलता होगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है और सभी प्रीवियस क्वेश्चन हैं। और किसी भी एग्जाम को अगर आप देने जाते हैं तो उसमें 60% क्वेश्चन प्रीवियस ही पूछा जाता है। अगर आपका प्रीवियस पर कमांड अच्छा तरीका से हो जाता है तो आप एग्जाम में जीके जीएस में अच्छा स्कोर करके आएंगे। और एक सीरीज मेरा सुबह में यह चलता है और एक 11 बजे बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस का सीरीज चलता है, जिसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में डाल दिया जाता है और उसका डिस्कशन भी यूट्यूब पर 2 से 3 बजे के बीच में उसको भी डाल दिया जाता है। वहां से आप जाके मिला सकते हैं। और शाम को ग्रुप डिस्कशन 6:30 बजे से चलता है 8 बजे तक। जो भी स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट होना चाहते हैं तो आप ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट हों, आपको उससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में आप पढ़ते हैं तो आपका कन्फ्यूजन दूर होगा और कन्फ्यूजन अगर दूर आपका हो जाता है तो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। और जो स्टूडेंट का इस सीरीज में सुबह वाला में अगर 40+ नंबर आ रहा है तो उनका जीके जीएस की तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई होगी, उनका रिजल्ट भी होता होगा। और बिहार एसएससी में जो 110+ क्वेश्चन सही करता होगा नेगेटिव काटकर, तो उसका रिजल्ट होने की संभावना है बिहार एसएससी में, क्योंकि उसमें कटअप काफ़ी हाई जाएगा। तो मैं इस बात को बार बार बोलता हूं कि मैंने जितना भी बात आपको बताता हूं वो सारे बात को आप फॉलो करें, ज़रूर आपका जीके जीएस अच्छा हो जाएगा। और नए लोग जो भी है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी स्टूडेंट को इससे फ़ायदा मिले। अगर आपका जो भी ग्रुप है व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, चारों ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए कि और भी स्टूडेंट इससे जुड़ जाए। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, वहीं से आपको सारा इन्फॉर्मेशन और सारा पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए आज के सेशन की शुरुआत करता हूं। आज मेरा यह सेट नंबर 28 है। अभी तक हमने इसमें 27 सेट डाल दिया है। जो स्टूडेंट नहीं देखा है वो जाकर प्लेलिस्ट से 27 सेट देख सकता है। सॉरी, आज 27 नंबर सेट है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित बाबर की गुफाओं में कौन एक नहीं है? सम्राट अशोक के द्वारा सुदामा गुफा, नागार्जुन गुफा, कर्ण चौपार गुफा और विश्व जोपरी गुफा। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा नहीं है, तो नागार्जुन आपको नहीं है। नागार्जुन गुफा कृष्ण के द्वारा बनवाया गया था और यह आपको सम्राट अशोक की बात करें तो इन्हीं के शासनकाल में तीसरा बौद्ध संगीति भी हुई थी पाटलिपुत्रा में। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर के अनुयायी निग्रह कहलाते थे? ऋषभदेव, अजितनाथ, पार्श्वनाथ और अरिस्टोनेमी। इसमें जितना भी दिया गया सब जैन धर्म के तीर्थंकर ही हैं, लेकिन किसमें अनुयायियों को निग्रह कहलाते थे क्वेश्चन में यह आपसे पूछा गया। तो पार्श्वनाथ जो थे इन्हीं के में कहा जाता था। 23वें आपको पार्श्वनाथ थे, 24वें महावीर थे और प्रथम ऋषभदेव थे और दूसरा आपको अजितनाथ थे और तीसरा की बात करें तो संभवनाथ थे। ये सभी आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और 22वां की बात करें तो अरिस्टोनेमी था। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सा है? भारत के सबसे बड़ी तटीय झील वुल्लर झील, चिल्का झील, फूलिकट झील और पेरियार झील। तो भारत के सबसे तटीय बड़ी झील आपको चिल्का झील है, जो कि आपको उड़ीसा में है। वुल्लर झील जम्मू कश्मीर में है। फूलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर है। और पेरियार झील की बात करें तो यह आपको पेरियार झील जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देशों की कुल संख्या कितनी है? भारतीय उपमहाद्वीप में 4, 5, 6 और 7। तो इसमें आपको 5 देश शामिल है, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, धौलाधर और मसूरी हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? धौलाधर और मसूरी ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि लघु हिमालय के अंतर्गत धौलाधर एवं मसूरी आता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से
किस द्वीप को अग्रिम द्वीप के भी नाम से जाना जाता है? कौन सा द्वीप है जिसे अग्रिम द्वीप के नाम से जाना जाता है? हवाई द्वीप, आइसलैंड द्वीप, बोर्नियो द्वीप और ग्रीनलैंड द्वीप। तो किसे जाना जाता है? तो इसे आइसलैंड को जाना जाता है और सबसे बड़ा आपको ग्रीनलैंड है। क्वेश्चन नंबर 7, मुंबई हाईवे में ओएनजीसी के द्वारा तेल उत्पादक की शुरुआत पहली बार कब की गई थी? मुंबई हाईवे में 1960 में, 1974 में, 1982 में और 1986 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि 1974 में किया गया था। और ओएनजीसी की स्थापना की बात पूछेगा तो आपको 1956 में ओएनजीसी की स्थापना की गई थी। 1960 की बात करें तो 1960 में महाराष्ट्र राज्य का गठन किया गया था और 1982 में नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी, जो कि कृषि के लिए बैंक है। क्वेश्चन नंबर 8, किस मिट्टी में कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशील होता है? कौन सा मिट्टी में? लोम मिट्टी में, बलुई मिट्टी में, चिमनी मिट्टी में और सभी में। तो इस सभी घटना आपको बलुई मिट्टी में होता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1960 में, 1962 में, 1969 में और 1972 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कहेगा तो 1962 और अंतरिक्ष विभाग के कहेगा तो 1972 और अंतरिक्ष अनुसंधान कहेगा तो 1969। तो तीनों चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन को अच्छा से पढ़कर ही आंसर देना है, अन्यथा इसमें स्टूडेंट गलत करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? इंटरनेट पर द हिंदू, इंडियन टाइम्स, नव भारत और द टेलीग्राफ। तो कौन सा था? तो आपको द हिंदू था इंटरनेट पर। और इंटरनेट पर कौन सी पार्टी का, राजनीतिक पार्टी? तो बीजेपी की इंटरनेट पर सबसे पहले अपना साइट बनाया था। क्वेश्चन नंबर 11, वनो महोत्सव की शुरुआत किसने किया था? वनो महोत्सव का शुरुआत राजेंद्र सिंह, सुंदर बहुगुणा, के.एम. मुंशी और मेघा पाटेकर। तो वनों का किया था आपको ऑप्शन सी, यानी कि के.एम. मुंशी के द्वारा। राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है और सुंदरलाल बहुगुणा की बात करें तो इनसे वन अनुसंधान से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व की सर्वाधिक समस्थानिक जलीय घास कौन सा है? एजोला, वोल्फिया, आर्कोनिया और ट्रेपा। तो विश्व की सबसे आपको आर्कोनिया है। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा निवेश बाजार से संबंधित नहीं है? निवेश बाजार से संबंधित नहीं है। कैरी फॉरवर्ड, बाय बैक, डिपॉजिटरी, पूंजी देनदार प्रबंधक। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि पूंजी देनदारी प्रबंधक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है और जीएसटी 2017 से भारत में लागू हुआ था। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। तो इसका कौन सा अध्यक्ष होता है? तो आरबीआई के गवर्नर, प्रधानमंत्री, वित्त सचिव और वित्त मंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, वित्त मंत्री होता है। अभी वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, जो कि लगातार दूसरी बार वित्त मंत्री बनी है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और प्रधानमंत्री आपको नरेंद्र मोदी हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? पूछा गया कि प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। बिक्री कर, निगम कर, उपहार कर और ए और सी दोनों, यानी कि बिक्री और उपहार दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि बिक्री कर जो है वो प्रत्यक्ष कर नहीं है, अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न अर्थशास्त्रियों में किसने कहा था कि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है? किसने कहा था कि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है? रॉबिन्स ने, मार्शल ने, किन्स ने और स्मिथ ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि यह मार्शल ने कहा था। अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ थे।
क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 76। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी बी, अनुच्छेद 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक कहा गया है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, वही राज्यपाल के पूछेगा तो अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। और अनुच्छेद 76 में महानिवादी की बात है। क्वेश्चन नंबर 18, किस संविधान संशोधन के द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंत क्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है? वह कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 9वां संविधान संशोधन, 8वां संविधान संशोधन और 10वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी और डी, दोनों ऑप्शन एक ही है। तो 10वां संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी VVI क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि नहीं थे। प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति और ऑप्शन डी की बात करें तो अल्पसंख्यक समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, अल्पसंख्यक समिति के वह अध्यक्ष नहीं थे। अल्पसंख्यक समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। प्रक्रिया और नियम समिति और संचालन समिति, ये तीनों के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? भारत शासन अधिनियम 1850, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892 और भारत परिषद अधिनियम 1909। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत किया गया है। ऑप्शन डी की बात करें तो भारत परिषद अधिनियम मार्लो मिंटो जो हुआ था, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कही गई थी, वह 1909 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, आइए अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायत का चुनाव कराया जाता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 243 के डी, अनुच्छेद 243 के सी, अनुच्छेद 243 के ई और अनुच्छेद 243 के। तो किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में पंचायत का चुनाव कराया जाता है? तो ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243 के डी के तहत कराया जाता है। ये सारे अनुच्छेद को आप अच्छे से एक जगह नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? एम.एन. राय ने, दादा भाई नौरोजी ने, लाला लाजपत राय ने और महात्मा गांधी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा एम.एन. राय ने सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार रखा था। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो यह कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने हैं और महात्मा गांधी कांग्रेस के 1 बार अध्यक्ष बने हैं, वो भी 1924 में बेलगांव अधिवेशन में, जो कि कर्नाटक में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, अवशिष्ट शक्तियां का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? हमारे भारतीय संविधान में 10 देशों से कुछ न कुछ स्रोत लिया गया है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि अवशिष्ट शक्तियाँ किस देश से लिया गया है? तो आपको कनाडा से अवशिष्ट शक्तियाँ लिया गया और संघात्मक व्यवस्था भी आपको कनाडा से ही लिया गया है। ब्रिटेन की बात करें तो एकल नागरिकता आपको ब्रिटेन से लिया गया है। अमेरिका की बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है और फ्रांस से भाईचारा और बंधुत्व ली गई है। क्वेश्चन नंबर 24, चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उनकी विस्तृतता कथा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? सारनाथ के अभिलेख में, अर्थशास्त्र में, इंडिका में और मुद्रा राक्षस में। तो यह किस में मिलती है? तो आपको मुद्रा राक्षस में मिलती है, जिसका लेखक आपको विशाखदत्त थे।
सारनाथ जो अभिलेख था जहाँ पर गौतम बुद्ध ने पहला अपना उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, और अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ हैं, और इंडिका मेगा एस्टनिज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले शिलालेख को कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से, धौलावीरा से, राखीगढ़ी से और बनवाली से। तो यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपको यह धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। लोथल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और राखीगढ़ी भारत के सबसे बड़ा स्थल भी है, जो कि हरियाणा के हिसार जिला में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 26, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्तुति वाले स्तंभ को निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्तुति से अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के और औरंगजेब के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, जहांगीर के। अकबर के हिंदी के स्वर्णकाल कहा जाता है, और शाहजहां की बात करें तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। औरंगजेब की, जो कि मुगल सम्राट में ऐसा शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक भी हुआ है, और सबसे ज़्यादा हिंदू सैनिक औरंगजेब के ही शासनकाल में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 27, खजुराहो के मंदिर का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, और ऑप्शन डी बी और सी दोनों से। तो खजुराहो के जो मंदिर है वो आपको हिंदू और जैन दोनों से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, और खजुराहो के मंदिर आपको मध्य प्रदेश में है। द्वितीय संगम का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था? मदुरई में, कपाटपुरम में, कांची में और तंजौर में। तो द्वितीय संगम का आपको कपाटपुरम में किया गया था, प्रथम आपको मदुरई में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, गुलरुखी शीर्षक पारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? तो मैंने ये सब कल चर्चा आपको लाइव ग्रुप डिस्कशन चलता था तो सारे चीज़ को चर्चा किए थे। जो स्टूडेंट उसको अच्छे से देखते होंगे, सुनते होंगे, तो उनको दिक्कत नहीं होती है इस सेट में। तो सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर को 1504 में बसाया था। यह भी बात मैंने आपको कल बताया था, और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे। इब्राहिम लोदी के बीच में और बाबर के बीच में प्रथम युद्ध पानीपत का हुआ था 1526 में। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया है? अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डॉफरिन ने और लॉर्ड कर्जन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल की बात करें तो 1899 से लेकर 1905 तक इनका शासनकाल था, और लॉर्ड लिटन के शासनकाल की बात करें तो 1876 से लेकर 1880 तक शासनकाल था, और लॉर्ड रिपन के शासनकाल की बात करें तो 1880 से लेकर 1884 तक शासनकाल था। इन्हीं के शासनकाल में नियमित जनगणना भी किया गया था। और लॉर्ड डॉफरिन के शासनकाल की बात करें तो 1884 से लेकर 1888 तक इनका शासनकाल था, और इनके शासनकाल में 1885 को कांग्रेस की स्थापना की गई थी 28 दिसंबर को। तो सारे चीज़ और सारे जो भी बताया गया है सभी को आप अच्छे से याद करेंगे, और नोटबुक में ज़रूर एक बार नोट कीजिएगा। अगर आपको ईयर याद रहेगा तो आपसे वायसराय और गवर्नर जनरल का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 31, व्यापार संबंधित बौद्धिक संपत्ति का अधिकार निम्नलिखित में से किस विषय पर है? तो व्यापार मार्ग पर, औद्योगिक परिरूप पर, भौगोलिक संकेत पर और श्रमिक के मानक पर। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक और दो, केवल 1, 2, 3, और ऑप्शन डी की बात करें तो सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि 1, 2 और 3, व्यापार, औद्योगिक परिरूप और भौगोलिक, यानी कि श्रमिक मानक नहीं होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर क्वेश्चन मिलान करने वाला है। आइए इसका मिलान करते हैं। फकीर विद्रोह है जो बंगाल से संबंधित है। कूका आंदोलन की बात करें तो यह पंजाब से संबंधित है। मोपला विद्रोह की बात करें तो यह केरल से है, और खासी विद्रोह की बात करें तो यह असम से। तो मोपला विद्रोह कब हुआ था? आपको 1921 में हुआ था। और
कूका विद्रोह राम सिंह के द्वारा पंजाब में चलाया गया था। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 3, सी का 2 और ऑप्शन डी का 4, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, वीमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? वीमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? रामाबाई, लेडी सदाशिव अय्यर, ज्योतिबा फुले और एनी बेसेंट। तो कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लेडी सदाशिव अय्यर। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले थे। और एनी बेसेंट की बात करें तो यह कांग्रेस के अध्यक्ष 1917 में बनी थी, जो कि प्रथम कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी। वही भारतीय अगर पूछता तो 1925 में सरोजिनी नायडू भारतीय महिला थी, जो कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनी थी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? कुरंडम, नाइटर, सिलेस्टाइन और किसेरेटाइट। तो एल्युमिनियम का कौन सा है? तो आपको कुरंडम है। क्वेश्चन नंबर 35, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पुराने तैल चित्रों को पोटेशियम क्लोराइड को, हाइड्रोजन परऑक्साइड को, सल्फ्यूरिक अम्ल को और जिंक सल्फेट को। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड से उसका उपयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के सूत्र की बात करें तो H2SO4 उसका सूत्र होता है और इसका एटॉमिक मास आपको 98 होता है। इसे शुष्क सेल में भी उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं कहलाते हैं? यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आवर्त सारणी में कौन सा ब्लॉक है जो कि सभी तत्व धातु हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि एफ ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं वो सभी धातु हैं। आप इसे अच्छे से याद करेंगे। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रवाह भारतीय के संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जाता है? तो निर्यातक आय, अनिवासी भारतीय जमाएं, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि बी और सी दोनों, यानी कि निर्यातक, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और अनिवासी भारतीय जमाएं। क्वेश्चन नंबर 38, एक लेंस में +2.0 डायप्टर की शक्ति है। लेंस के किस्म, प्राकृतिक और इसकी फोकस लंबाई क्या होगी? उत्तल 0.5 मीटर, अवतल 0.5 मीटर, उत्तल 0.5 मीटर और अवतल +0.5 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि 0.5 मीटर उत्तल। क्वेश्चन नंबर 39, दबाव बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर दबाव बढ़ेगा तो बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता और फिर घटता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि घटता है। क्वेश्चन नंबर 40, पायरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए किया जाता है? इस क्वेश्चन का भी मैंने आपके सामने चर्चा किया हूँ। वायु दाब, भूकंप की तीव्रता, उच्च तापमान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि उच्च तापमान मापा जाता है पायरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता सीस्मोग्राफ से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है। उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को, उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं की कीमत की मामूली परिवर्तन को, उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में कुल परिवर्तन को, और ऑप्शन डी की बात करें तो इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को। आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में, तारक केंद्र में और गल्जी उपकरण में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लाइसोसोम को आत्महत्या के थैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, लाल रक्त
कोशिका की औसत आयु कितनी होती है? लाल रक्त कोशिका की औसत आयु कितनी होती है? तो 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 2 से 4 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि 60 दिन। 2 से 4 दिन श्वेत रक्त का होता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी है? केंचुआ, जोक, नेरिस और एरकेसिस। तो इसमें पूछा गया है कि कौन एक लिंगिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एस्केरिस आपको एक लैंगिक है, केचुआ, जोक एक लैंगिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 आपको मिलान करने वाला क्वेश्चन है, आइए इसको मिलाते हैं। लाइपेज जो है आपको वसा में विघटित होता है, लाइपेज वसा में विघटित होता है। एमाइलेज की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में विघटित होता है। इरेप्सिन की बात करें तो पॉलीपेप्टाइड के अमीनो अम्ल में विघटित होता है। और बच्चा आपको ऑप्शन डी यानी कि ट्रिप्सिन आपको प्रोटीन के पाचन में होता है। तो इस तरह आंसर हो जाएगा 3, 2, 4 और 1 यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शरीर में हीमोग्लोबिन का है? कौन सा कार्य जो है शरीर में हीमोग्लोबिन का है? लोहा का उपयोग एनीमिया को रोकना, ऑक्सीजन का परिवहन और जीवाणु को नष्ट करना। तो कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी ऑक्सीजन का परिवहन करना। एनीमिया रोग से अवरक्तता होता है, लोहा की कमी से एनीमिया होता है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में, रोम में, पेरिस में और लंदन में। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपको रोम में है। WTO का मुख्यालय की बात करें तो जेनेवा में है। और यूनेस्को का मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में है और यूनिसेफ का मुख्यालय आपको पेरिस में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। क्वेश्चन नंबर 48, गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा का जो किला है वो भारत के किस राज्य में है? तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में है और महाराष्ट्र में है। तो गोलकुंडा का किला आपको तेलंगाना में है, इसे आप याद रखेंगे। महाराष्ट्र की बात करें तो नवासमा बंदरगाह आपको महाराष्ट्र में है, कैगा कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 49, विशुद्धि मार्ग ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? विशुद्धि मार्ग ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो हीनयान से, महायान से, श्वेतांबर से और दिगंबर से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि हीनयान से संबंधित है। बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, हीनयान और महायान। यह चौथी बौद्ध संगति जो जम्मू कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, उसी में 2 भाग में बटा था। श्वेतंबर और दिगंबर आपको जैन धर्म से संबंधित है। श्वेत वस्त्र जो धारण करता है उसे श्वेतंबर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, इस पीडीएफ में डेली 50 क्वेश्चन रहते हैं। आज के सेट नंबर 27 का 50 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन। जय संहिता के नाम से विख्यात हुआ था, जय संहिता के नाम से विख्यात हुआ था रामायण, गोपद, महाभारत और पुराण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि महाभारत। पुराणों की संख्या आपको 108 है, पुराण 18 है, उपनिषद 108 है और वेद आपको 4 है, वेदांत 6 है। ये सभी चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे। जो भी चीज़ आपके सामने मैंने काफ़ी किफ़ायती तरीके से डिस्कशन करता हूँ और उसका चारों ऑप्शन आपके सामने पेश करता हूँ। वीडियो को कभी भी आप बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, स्किप कीजिएगा तो आपको ही घाटा होगा, क्योंकि आप सारे वीडियो को अगर डेली देखते हैं और अच्छे से सुनते हैं तो आपका जीके जीएस काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए आइए इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य जो दिया रहता है उसके बारे में आपके सामने बता रहा हूं। किसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था? तो मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो किसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया? तो मीर कासिम ने किया था। और ढाका से मुर्शिदाबाद किसने किया था? मुर्शिद कुली खान ने किया था। दोनों को अच्छे से याद रखेंगे। किसने बंगाल में इजायदारी प्रथा की शुरुआत किया था? मुर्शिद कुली खान ने इजायदारी प्रथा की शुरुआत किया था बंगाल में। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता है? तो अलीवर्दी खां के शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता है।
प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध कब हुआ था? तो गिरिया का युद्ध आपको 1740 में हुआ था। ब्लैक होल ऑफ ट्रेजरी की घटना कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। ब्लैक होल ऑफ ट्रेजरी की घटना कब हुई थी? तो 20 जून 1756, डेट सहित इसको याद रखेंगे। प्लासी का युद्ध था रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य में 23 जून 1757 को। पूछेगा कि प्लासी के युद्ध का मैदान कहाँ पे था? तो आपको पश्चिम बंगाल में इसका युद्ध का मैदान था। ये भी बात याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछता है। जो भी लोग मॉडल सेट बनाते हैं उनको जरूर मिलता होगा। बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेज एवं मीर कासिम सिराजुद्दौला शाह आलम द्वितीय के मध्य में। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को जाता है। गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो बाबर एवं हुमायूं। गुरु नानक जो था बाबर एवं हुमायूं के समकालीन था। किसने निःशुल्क भोजन लंगर की शुरुआत किया था? तो गुरु नानक ने। किसने किया था निःशुल्क भोजन और लंगर की शुरुआत? तो गुरु नानक ने। किसने गुरुमुखी लिपि के शुभारंभ किया था? तो गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अकबर ने किस सिख गुरु की पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिया था? तो गुरु अमरदास। गुरु अमरदास। अकबर ने किस सिख गुरु की पुत्री को बीबी भानी को कई गांव में दान दिया था? तो अमरदास। किसने अमृतसर शहर की स्थापना एवं जलाशय का निर्माण कराया था? तो गुरु रामदास के द्वारा करवाया गया था। सिखों के धार्मिक ग्रंथ के आदि ग्रंथ की रचना किया था गुरु अर्जुन देव। सिखों के धार्मिक एवं आदि ग्रंथ की रचना किया था गुरु अर्जुन देव। किसने अकाल तख्त यानी ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया था? तो गुरु हरगोविंद ने। गुरु हरगोविंद ने जो था वो आपको अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 1666 में हुआ था। इस क्वेश्चन को आप काफ़ी अच्छे तरीके से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना है। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में 1666 में। इन्होंने खुद को सच्चा बादशाह कहा था। गुरु गोविंद सिंह ने खुद को सच्चा बादशाह कहा था। इन्होंने सिख संप्रदाय के लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने को भी कहा था। किसने कहा था? गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने सिख नागरिक को केश, कंघा, कृपाण, कच्छ और कड़ा यानी 5 प्रकार के जो था रखने की अनुमति भी दे दिया था। केश, कंघा, कृपाण, कच्छ और कड़ा। आप कभी भी सिख को देखिएगा तो ऐसे ये सारे 5 चीज़ अपने पासों रखते हैं। इन्होंने फारसी भाषा में जफरनामा लिखी थी। फारसी भाषा में जफरनामा भी इन्होंने लिखा था। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को हुआ था। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846। 9 मार्च 1846 और भैरववाल की संधि 1846 में ही हुआ था दिसंबर महीना में। ये तीनों संधि को आप अच्छे से याद रखेंगे। 9 मार्च 1809 में अमृतसर, 1846 में लाहौर और 1846 में ही भैरववाल का हुआ था। डेट खाली एक 9 मार्च हुआ है और एक 22 दिसंबर हुआ है। आइए अगला देखिए। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात करें तो 1845 से लेकर 46 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। पूछेगा कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1845 से 46 लॉर्ड हार्डिंग में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1849 में। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डलहौजी। तो इस तरह 27 नंबर सेट का 50 क्वेश्चन का काफ़ी किफ़ायती तरीके से डिस्कशन किया गया और उसके बाद जो स्मरणीय तथ्य दिया गया था उसे भी आपके सामने काफ़ी किफ़ायती तरीक़ा से डिस्कशन किया गया। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। जो भी स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़े हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा भी होता होगा। तो चलिए, जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ग्रुप डिस्कशन में जरूर आप पार्टिसिपेट हो। शाम को जो 6:30 बजे लाइव होता है और बिहार एसएससी का भी सेट प्रैक्टिस मारे, जिनका बिहार एसएससी का एग्जाम है उसका भी PDF आपको टेलीग्राम में 11 बजे डाल दिया जाता है। तो चलिए, मैं इसी के साथ सेशन के समाप्त करता हूँ। मिलेंगे आपको शाम को ग्रुप डिस्कशन लाइव में। तब तक के लिए धन्यवाद।